नमस्कार, आप सभी को इजी टैग एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 से रिलेटेड जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आज का टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा एवं संबंधित परिपथों से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि एसी फंडामेंटल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या एग्जाम पहले लग चुकी है एएलपी की, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों की बात करेंगे, साथ में उनके कंसेप्ट की बात करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आपके पास बोर्ड पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के प्रभावी मान एवं औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको देखना कि इसने बोला कि जो आपके पास में प्रभावी मान है, प्रभावी मान यानी कि आरएमएस वैल्यू, अपॉन में औसत मान, यानी कि एवरेज वैल्यू, लेकिन अनुपात को क्या कहोगे? इसको कहोगे आप रूपक गुणांक, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलोगे तो फ्रॉम फैक्टर बोलोगे। ठीक है, ये इसका। अब इसको देखते हैं ऑप्शन, यानी कि पीक फैक्टर भी नहीं, फ्रॉम फैक्टर इसका राइट ऑप्शन है, एवरेज वैल्यू भी नहीं, पीक वैल्यू भी नहीं, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। अब हम देखते हैं कि फ्रॉम फैक्टर, औसत मान, आरएमएस वैल्यू, शिखर मान, आयाम, जयावक्र, ये क्या चीजें होती है, आवर्ती, आवर्तकाल, ये सब क्या होती है। हम तो बेसिक एक बार देखते हुए चलते हैं आगे के क्वेश्चन में जो हेल्प मिले। तो देखो, अगली अगर हम बात करें एसी से रिलेटेड, सबसे पहले तो एसी होती क्या है? अल्टरनेटिव करंट होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। धारा का वह मान जो समय के साथ बदलता रहता हो, धारा का वह मान जो समय के साथ बदलता रहता हो, क्या कहलाता है? एसी कहलाता है। जो घरों में जो सप्लाई आती है वो भी क्या है? एसी है। सप्लाई है वो एसी। देखो, अगर मैं सप्लाई की बात करूं तो हम सप्लाई दो प्रकार से करते हैं बेसिकली, यानी कि सिंगल फेज सप्लाई और दूसरा करते हैं थ्री फेज सप्लाई। सिंगल फेज में देखो दो तार होते हैं, एक होता है न्यूट्रल तार और दूसरा होता है फेज तार। ठीक है, और सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज की अगर मैं नॉर्मली बात करूं, मानक वोल्टेज की, तो 230 वोल्टेज होता है। नॉर्मली इसकी रेंज की बात करें तो 220 वोल्ट से लेके आपको 250 वोल्ट तक मिल जाता है। ठीक है, थ्री फेज सप्लाई वोल्टेज की बात करें तो थ्री फेज में 3 वायर नहीं होते, 4 भी होते हैं, न्यूट्रल वायर भी होता है, ध्यान रखना। इसलिए थ्री फेज सप्लाई वोल्टेज की बात करें तो ये 415 वोल्ट होता है। ठीक है, जो घरों में जो सप्लाई होती है बेसिकली सिंगल फेज सप्लाई होती है। और घरों में जो संयोजन होता है, जो अपने पास में सप्लाई संयोजन होता है, वो समांतर क्रम संयोजन होता है। समांतर क्रम संयोजन होता है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगली अगर हम बात करें, एसी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में इजी रहता है, आसानी से चल जाती है, एनर्जी लॉस ज़्यादा नहीं होती है। एसी को हम ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, एसी को स्टोर कर ही नहीं सकते क्योंकि वो निरंतर चलती रहती है। ठीक है, अगली अगर हम बात करें कि एसी को जो उसमें सिद्धांत पर आधारित उपकरण है वो सभी एसी से रिलेटेड कार्य करते हैं। उसमें सिद्धांत जैसे वाट मीटर, वोल्ट मीटर है, ये सभी में जो मान होता है वो कौन सी वैल्यू होती है? आरएमएस वैल्यू होती है। जो ट्रांसफॉर्मर है वो आपके पास में हमेशा ट्रांसफॉर्मर किस पर कार्य करता है? एसी पर कार्य करता है, डीसी पर कार्य नहीं करता है। ये बेसिक चीज थी। जो भारत की मानक आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज होती है, यूएसए की मानक आवृत्ति 60 हर्ट्ज होती है। ध्यान रखना, ये बेसिक चीजें हैं। अब बात करते हैं एसी से रिलेटेड वेव फॉर्म की, यानी कि वेव फॉर्म को आपको ज्ञान होना चाहिए। देखो, मैं अगर वेव फॉर्म की बात करूं, ज्यादातर हम जब एसी के मूल मान निकालते हैं तो हम जयावक्र से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? जयावक्र से। देखो, ये हमारे पास में जयावक्र है,
0 से स्टार्ट हुआ, यानी कि यहाँ पे ये ओमेगा टी है या टी ले लो, आपकी इच्छा है, ये माइनस ओमेगा। जो ये वक्र है ये कैसा है, ज्या वक्र है। और बेसिकली इसी के मानों का उपयोग लेते हुए हम एसी का अध्ययन करते हैं। दूसरा हमारे पास में कौन सा, जैसे ये वक्र है, ये भी कौन सा वक्र है, एसी का ही है, लेकिन ये कोजा वक्र है। देखो इस पर 0 पे मान मैक्सिमम है, ठीक है। अगले अगर हम बात करें कि ये तुम्हारे पास में कौन सा वक्र है, तो ये आपके पास में स्क्वायर वेव है, यानी कि वर्गाकार वक्र है। यानी कि स्क्वायर वेव, ये भी एसी है। ये आपके पास में अगर मैं बात करूं, ये ट्रायंगुलर वक्र है, यानी कि त्रिभुजाकार वक्र है, ठीक है। बेसिकली जब भी हम एसी की बात करेंगे तो हम किस पर बात करेंगे, ज्या वक्र पे करेंगे। बाकी ये सभी एसी ही है, क्योंकि इनका जो बेस है ये समय के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है। अगली अगर हम बात करें, इनके जो मूल मान है, मूल जिनको हम बोला जाता है फ्रॉम फैक्टर क्या है, आरएमएस वैल्यू क्या है, ठीक है, औसत मान क्या है, शिखर मान क्या है, आयाम क्या है, फेज आउट फेज इन क्या है, इन सभी की हम बात करेंगे। तो देखो हमारे पास में एक बार ये वेवफॉर्म देखना, ये तुम्हारे पास में एसी है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप रिप्रेजेंट करोगे इस आयाम से रिलेटेड, ठीक है, तो यहाँ पे जो मान होगा वो तुम्हारे पास में क्या कहलाएगा, आयाम कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज में भी हो सकता है, ये करंट में भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है ये शिखर मान है, ठीक है। ये वोल्टेज नेगेटिव में भी मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये कौन सा है, शिखर मान है। और यहाँ पे ये जो एक साइकिल कंप्लीट है ये आवर्तकाल है, इसमें जो कंप्लीट करने में लगा जो समय होता है वो कौन सा होता है, आवर्तकाल होता है। और ये चक्कर लगाने में लगा समय, साइकिल अपॉन सेकंड, यानी कि कितने समय में कितने चक्कर कंप्लीट किए, तो वो क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है। तो इन सभी की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, इसमें फर्स्ट पॉइंट अगर लेते हुए चले तो चक्कर की बात करें तो ये हमारे पास में क्या है, चक्कर, यानी कि साइकिल। ये जो चक्कर है ये हमारे पास में क्या है, ये साइकिलें हैं, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें आयाम की, यानी कि एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की यदि हम बात करते हैं, आयाम की अगर हम बात करें तो आयाम क्या होता है कि जब भी हमारे पास में जो ये एसी फंडामेंटल है, तो जो ये एसी फंडामेंटल है जिसमें धारा और वोल्टेज का धन और ऋण मान, धारा या वोल्टेज का पॉजिटिव या नेगेटिव मान क्या कहलाएगा, आयाम कहलाएगा। तीसरी अगर हम बात करें यहाँ पे औसत मान की, किसकी बात करें, औसत मान, यानी कि एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू की अगर बात करें तो देखो हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो हम केवल हाफ साइकिल लेंगे। मानो हमने ये हाफ साइकिल ली है एवरेज निकालने के लिए, ये I1, ये I2, ये I3 ये IN, यानी कि पाई तक चला गया, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू हमेशा ध्यान रखना हाफ साइकिल की निकालोगे, और हाफ साइकिल किस पर निर्भर करता है, डीसी पर। तो आई एवरेज क्या हो जाएगा आपके पास में, यानी कि I1 प्लस I12 डैश डैश IN बटे n। अगर हम हाफ साइकिल के लेते हैं तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और उसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, आई एवरेज, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो अपॉन में पाई, और यहाँ पे हम डबल कर देंगे, यानी कि कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2/पाई का अगर हम भाग देते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.637 IM। अगर ये ही आगे अगर हम वोल्टेज की फॉर्म में लें तो V एवरेज क्या हो जाएगा, 2Vm अपॉन में पाई, यानी कि 0.637 Vm। अगली अगर हम बात करें प्रभावी मान,
यानी कि आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या होती है? रूट मीन्स स्क्वायर। जो एवरेज वैल्यू थी उसका रूट करोगे, मीन्स करोगे, स्क्वायर करोगे, फिर उसके बाद में वैल्यू निकालोगे। तो अगर मैं इसकी डायरेक्ट अगर मैं बात करूं तो आई आर एम एस की बात करें तो तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा? जो आई मैक्सिमम है वो अपॉन में √2, और इसका 1/√2 का भाग दोगे तो तुम्हारे पास 0.07 IM, यानी कि √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। ठीक है। अगर v की फॉर्म में लोगे तो v आर एम एस बराबर में क्या हो जाएगा? v मैक्सिमम अपॉन √2, यानी कि इसको भी सोल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास में वैल्यू आ जाएगी। अगली अगर मैं बात करूं इससे आगे का, यानी कि रूपक गुणांक। रूपक गुणांक फ्रॉम फैक्टर। फ्रॉम फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो आपके पास में क्या होता है? आरएमएस वैल्यू अपॉन में एवरेज वैल्यू का अनुपात क्या कहलाएगा? रूपक गुणांक। आरएमएस वैल्यू कितना है तुम्हारे पास में? 0.07, 0.637। इनको आईएम में लोगे तो आईएम कैंसिल आउट करोगे तुम्हारे पास 1.11 इसका मान आ जाएगा। अगली अगर हम बात करें बेसिक पॉइंट की, यानी कि अगली अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट है आपके पास में उर्मी का गुणांक। यानी कि रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर की अगर मैं बात करूं, इसे डीएमआरसी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन रिपल फैक्टर से रिलेटेड। तो अगर मैं रिपल फैक्टर की बात करूं तो आरएफ बराबर में जो फ्रॉम फैक्टर था उसका स्क्वायर माइनस का 1। इस फॉर्म में जेई में भी आया हुआ है, आई आरएमएस का स्क्वायर बटे में आई एवरेज का स्क्वायर माइनस का 1, यानी कि 1.11 का होल स्क्वायर माइनस का 1, यानी कि 0.483। ये इसका रूपक गुणांक हो जाएगा। अगली अगर हम बात करें शिखर मान। शिखर मान क्या होता है? जो अधिकतम मान था, शिखर मान यानी कि पीक वैल्यू। यानी कि पीक वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो V में तो VM और I में है तो IM। अगली अगर हम बात करें इससे आगे की, तो इससे आगे का अगर अनुपात बात करें तो कौन सा है आपके पास में? यानी कि शिखर गुणांक, यानी कि पीक फैक्टर। शिखर गुणांक। शिखर गुणांक होता है जो आपके पास में शिखर मान है, पीक वैल्यू है, और बटे में जो आरएमएस वैल्यू है। जैसे इसी की वैल्यू की बात करें तो VM अपॉन में VM √2, तो इसका शिखर गुणांक क्या हो जाएगा? पीक फैक्टर क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ये बेसिक इसी से रिलेटेड थे कंसेप्ट। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको देखो। प्रत्यावर्ती धारा में फ्रॉम फैक्टर। अभी हमने बात की थी कि फ्रॉम फैक्टर बराबर में क्या होता है? फ्रॉम फैक्टर बराबर में होता है आरएमएस वैल्यू बटे में एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या है आपके पास में? 0.707, यानी कि आई की फॉर्म में लो तो आई मैक्सिमम, और वी की फॉर्म में लोगे तो वी मैक्सिमम, और एवरेज वैल्यू कितना होता है? 0.637 आई मैक्सिमम। आईएम से आईएम कैंसिल आउट, इसका भाग दोगे तो तुम्हारे पास 1.1 आ गया। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए 1.50 नहीं, बी इसका राइट ऑप्शन है, सी भी नहीं, 1.80 भी नहीं, 2.50 भी नहीं, यानी इसका राइट आंसर कौन सा है? बी इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, 1.1। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक जटिल वोल्टेज का मान V बराबर में 16√2 sin ओमेगा टी, 12√2 sin ओमेगा 3 ओमेगा टी, इसका आरएमएस मान क्या होगा? जब आपको इस प्रकार की इक्वेशन दी रखी हो तो उनके आरएमएस वैल्यू निकालने का क्या तरीका है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ। V बराबर में मानो कि आपको ये फॉर्म दे दी, V0 V1 sin ओमेगा 1t प्लस V2 sin ओमेगा। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन निकालने हो तो V RMS इसका क्या हो जाएगा? V0 का स्क्वायर प्लस में जो साइन के साथ में वहां पे 1/2 रूट में V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर
डस 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 चलता रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे V नोट है नहीं इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे जो V1 है वो हमारे पास में 16√2 है और V2 है वो हमारे पास में 12√2 है। ठीक है, वोल्ट में है। ठीक है, अगली अगर हम इसकी RMS वैल्यू की बात करें तो V RMS वैल्यू √1/2 V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो 1/2। V1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 यानी कि 256 और गुणा में 2 प्लस 12 यानी 144 और गुणा में 2 और यहाँ पे क्या है आपके पास में रूट है इसके ऊपर क्या है यहाँ पे रूट है और यहाँ पे क्या है, ये सॉल्यूशन है इसका। अब इससे भी 2 निकाल ले और इससे भी 2 निकाल ले बाहर, तो इस 2 से ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, ये बाहर निकालने के बाद में काटोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, √256 प्लस में 144। अगर इसको जोड़ते हो आपके पास में तो कितना आ गया 400, तो √400 कितना होता है 20 का, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा 20, यानी कि बी इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक ज्यावक्रीय समीकरण के आधार पर अधिकतम मान Im है तो औसत मान क्या होगा, आई एवरेज क्या होगा, तो क्या होगा 2Im अधिकतम मान अपॉन में पाई, ये इसका रियल मान होगा, ये इसका क्या होगा रियल मान होगा। रियल मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन देखते हुए चलेंगे, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट आई एवरेज Im अपॉन में 2 नहीं, आई एवरेज पाई अपॉन में 2 ये भी नहीं है, आई एवरेज 2Im अपॉन में पाई राइट ऑप्शन है सी। डी आई एवरेज Im अपॉन √2 भी नहीं है, ये RMS वैल्यू है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, शुद्ध दारिद्र्य सर्किट की अगर बात करें आपसे तो क्या होगा, शुद्ध दारिद्र्य मतलब आपके पास में केवल परिपथ में क्या जुड़ा हुआ है, केवल AC परिपथ में धारिता जुड़ी हुई है, ये आपके पास में परिपथ है। ठीक है, यानी कि ये परिपथ है, ये AC परिपथ है, ये V बराबर में Vm sin ω t, यहाँ पे I जा रहा है, ये C है, इनके सापेक्ष VC है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी, वोल्टेज धारा से 90 डिग्री अग्रगामी, धारा वोल्टेज से 180 अग्रगामी या वोल्टेज धारा से 180 अग्रगामी। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिए रखे हों तो आप कैसे सोल्व करोगे उनको, तो सोल्व करने से पहले अगर हम इसकी बात करें तो बात करते हैं शुद्ध की बात करें तो देखो मापांक क्या होगा जब AC फंडामेंटल की बात करें तो ये तुम्हारे पास में RLC सर्किट का क्या होता है, Z बार बराबर में क्या होगा R² प्लस में XL माइनस में XC का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे केवल शुद्ध दे रखा है तो XC आ गया, कोणांक क्या हो जाएगा माइनस का 90 डिग्री आ जाएगा, यानी कि AC में कितना हो जाएगा कोणांक tan इनवर्स XL माइनस में XC बटे R, क्योंकि R तो है ही नहीं जीरो, अनंत का क्या होगा tan अनंत का और माइनस बार ले लोगे तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब करंट की फॉर्म में चलोगे तो पोलर फॉर्म यूज में करते हुए चलोगे, V बराबर में Z बार यानी कि फाई, तो I बराबर में क्या हुआ V m sin ω t और Z बार की जगह तो XC आ गया और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, यानी कि करंट आगे रही। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में I मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसलिए रटने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चनों को ऐसे करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको कंसेप्टली चलना चाहिए क्वेश्चनों में। तो देखो I यानी कि धारा क्या रहेगी 90 डिग्री आगे रहेगी, अग्रगामी रहेगी, तो वोल्टेज धारा से नहीं, धारा वोल्टेज से, धारा है वो किससे आगे है वोल्टेज से है, कितना डिग्री 90 डिग्री, तो ए इसका राइट ऑप्शन है, ए इसका क्या है राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शक्ति गुणांक को प्रदर्शित किया जाता है। देखो शक्ति गुणांक को कोस फाई से प्रदर्शित किया जाता है। शक्ति गुणांक क्या होता है आपके पास में कोस फाई यानी कि R अपॉन में Z। ठीक है, ये शक्ति गुणांक
होता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा? साइन फाई, टेन फाई, कोस फाई इसका राइट ऑप्शन है, ये सभी भी नहीं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक श्रेणी परिपथ में दो या दो से अधिक संधारित्र को संयोजित किया जाता है तो उनमें से न्यूनतम धारित्र वाले संधारित्र वाले वोल्टेज पाथ अन्य की अपेक्षा होगा। देखो दो या दो से अधिक था, C1 C2 C3, यानी दो या दो से अधिक है तो बराबर में Cn कर दे, यानी कि ये C इक्विवेलेंट है। तो इनका जो अनुपात है वो जो न्यूनतम है उससे भी अधिकतम होगा, जो अनुपात होगा वो न्यूनतम है उससे भी क्या होगा? अधिकतम होगा, यानी कि सर्वाधिक होगा। ए इसका राइट ऑप्शन है। निम्न भी नहीं, सम्मान भी नहीं, उपयुक्त वोल्टेज के सम्मान भी नहीं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक श्रेणी RLC परिपथ का प्रतिबाधा Z और प्रतिरोध R बराबर प्राप्त हो तो शक्ति गुणांक, यानी कि RLC परिपथ है उसका शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा? कोस फाई, यानी क्या होता है? R अपॉन में Z। लेकिन बोला R और Z दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा? कोस फाई R अपॉन R, यानी कि कोस फाई बराबर में क्या हो गया? 1 हो गया। यानी कि 1 को आप बोल सकते हो यूनिटी या आप इसको बोल सकते हो इकाई। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 0 नहीं, 1 राइट ऑप्शन है बी। 0.8 भी नहीं, 0.5 भी नहीं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, एक श्रेणी RC परिपथ का कुल प्रतिरोध, देखो ये आपके पास में श्रेणी है, ये R लग गया और ये C लग गया, तो इसका कुल इम्पीडेंस बोल दो, प्रतिरोध बोल दो, ये R है ये C है, ये प्लस ये VR, ये प्लस ये VC और यहाँ पे करंट I और यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है VM साइन ओमेगा t। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ का Z इम्पीडेंस क्या होगा? RLC में तो क्या होता है? R स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC, लेकिन यहाँ पे RC है, XL नहीं है, प्रेरणी की प्रतिघात नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? XC का होल स्क्वायर। और कोणांक पूछ ले तो आपके पास में क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, यानी कि माइनस XC बटे में R। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन पूछ ले या कुल वोल्टेज पूछ ले तो V बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास में? VR प्लस में VR का स्क्वायर प्लस में VC का स्क्वायर। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? R स्क्वायर रूट XC का स्क्वायर गलत है, R स्क्वायर XL ये RLC का है कुल इम्पीडेंस, R स्क्वायर XC का स्क्वायर C इसका राइट ऑप्शन है, D भी नहीं है। इससे अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि AC परिपथ में किसके कारण किसी कुंडली की प्रतिबाधा उसके ओमिक प्रतिरोध से अधिक होती है? कुंडली की जो प्रतिबाधा है XL ओमेगा, कुंडली की जो प्रतिबाधा होगी वो प्रेरणी की प्रतिघात से क्या होगी? अधिक होगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। दारित्य प्रतिघात भी नहीं, यानी कि ये XL ज्यादा होगी, ओमेगा L, XC नहीं होगी। ठीक है, 1/ओमेगा C नहीं होगी, प्रतिरोधी परिपथ भी नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? ए इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, देखो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है दारित्य प्रतिघात का मात्रक क्या है? दारित्य प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ओम मीटर होता है विशिष्ट प्रतिरोध का या प्रतिरोधकता। एम्पियर होता है विद्युत धारा का। ओम एम्पियर होता है वोल्टेज का। ठीक है, अब बात करते हैं ओम किन किन का यूनिट होता है, देखते हैं। ओम प्रतिरोध है, यानी कि जिसको R से रिप्रेजेंट करते रेजिस्टेंस बोलते हैं। प्रतिघात है, यानी कि जिसको X से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रतिघात दो प्रकार का होता है, एक तो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरणी की प्रतिघात, और दूसरा होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कि ये XL यानी कि ओमेगा L, या इसको आप लिख सकते हो XL बराबर में 2 पाई FL, और ये होता है XC
1/ω_c यानी कि 1/2πfc। ठीक है। तीसरा होता है आपके पास में प्रतिबाधा, इम्पीडेंस, यानी कि इसको Z। इन सभी का मात्रक ओम होता है। इन सभी का मात्रक क्या होता है? ओम यूनिट होती है। ओम मात्रक होता है इन सभी का। प्रतिरोध का भी, प्रतिघात का भी, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एवं प्रतिबाधा, इन सभी का ओम होता है। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। इनसे रिलेटेड अगर मैं प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती G, कंडक्टेंस बोलूं R, ठीक है, अनुकार्यता सस्पिटेंस बोलूं 1/x का, ये भी दो प्रकार के हो जाएंगे आपके पास में, यानी कि BL और BC। ठीक है। अगली Y एडमिटेंस Z का अनुपाती, इन सभी का मात्रक होता है महो, या आप इसको बोल सकते हो साइमन, या ओम इनवर्स बोल सकते हो। ठीक है। इनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि 3 फेज आपूर्ति वोल्टता 400 वोल्ट हो तो एक फेज तथा एक न्यूट्रल के मध्य वोल्टेज क्या होगा? इसने बोला कि जो आपके पास में लाइन वोल्टेज है वो कितना है? 400 वोल्ट है। और इसने पूछा है कि जो आपके पास में इनके बीच में फेज वोल्टेज कितना होगा। तो आपको पता है कि लाइन वोल्टेज √3 गुणा क्या होता है? फेज वोल्टेज। आपको फेज वोल्टेज पूछा है, लाइन वोल्टेज दे रखा है, तो लाइन वोल्टेज बटे में √3 यानी कि 400 बटे में √3। 400 बटे में √3 का मान होता है 1.732। इसका भाग देते हो तो आपके पास में अप्रोक्सीमेटली आता है 230.54 वोल्ट। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 230 वोल्ट। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, ए भी नहीं, बी भी नहीं, सी भी नहीं। ठीक है। इससे अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन कहता है एक विद्युतीय परिपथ में 20 माइक्रोफैरेड के मान कैपेसिटर 200 वोल्टेज शक्ति सप्लाई संयोजित किया जाता है, उसमें से 1.256 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा की आवर्ती का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि I बराबर में क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग V/x/c। यहां पे आपको किस किस की वैल्यू दे रखी है? यहाँ पे C की दे रखी है 20 माइक्रोफैरेड। इसको सोल्व करोगे तो 20 10 की घात -6 फैरेड। दूसरी वैल्यू दे रखी है वोल्टेज की 200 वोल्ट। तीसरी वैल्यू दे रखी है I की, यानी कि 1.256 वोल्ट। और F इससे पूछा गया है। तो अगर मैं यहाँ पे सोल्व करूँ, I बराबर में क्या हो जाएगा? V/x 1/2πfc। यहाँ ऊपर ले जाओगे तो I बराबर में क्या हो जाएगा? V/2πfc। F बराबर में क्या हो जाएगा? I को इधर रख दोगे, F के जो गुणांक है उनका भाग दे दोगे, V/2π और C। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। I की वैल्यू कितनी है? 1.256 और V की वैल्यू कितनी है? 200। पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14 और C की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 20 × 10 की घात 6। ऊपर जाएगी तो 1.256 गुणा 10 की घात 6। और नीचे अगर आप सॉल्यूशन करते हो तो देखो ये कितने हो गए? 4, और ये पॉइंट कट जाएंगे, इनका 4 8 हो गए, 8 और इनसे गुणा कर दोगे, 8 चौके 32, 3 1 25। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है। इसको सोल्व करते हो तो आपके पास में आता है 50 हर्ट्ज। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 45 हर्ट्ज नहीं, 48 हर्ट्ज नहीं, 50 हर्ट्ज इसका राइट ऑप्शन है, 54 हर्ट्ज नहीं। ये मैथमेटिकल टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन आप चाहे टेक्निकल हेल्पर देना, चाहे लोको पायलट देना, चाहे RRB JEE देना, वहाँ तक ये सेम ही क्वेश्चन, डाटा चेंज होता है, बाकी कंसेप्ट चेंज नहीं होता है, कंसेप्ट वही रहता है। ठीक है। अगली अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, यदि एक AC परिपथ में प्रयुक्त प्रेरक का मान 0.08 हेनरी है तथा शक्ति सप्लाई की आवृत्ति 50,000, तो इस परिपथ में प्रेरणी की प्रतिघात, देखो इसमें दे रखा है आपके पास में L है आपके पास 0.08 हेनरी, और यहाँ पे आवृत्ति दे दी F 50 हर्ट्ज, और इसने पूछा है XL क्या होगा।
एक्स एल बराबर में होता है ओमेगा एल, और ओमेगा बराबर में होता है 2 पाई एफ और एल। हो गया, यानी कि यहाँ पे 2 पाई का 3.114, एफ 50 हर्ट्ज और एल दे रखा है 0.08। अगर इसको सोल्व करते हो आप, यानी कि 50 ये हो गए 100, अगर इस 8 को इससे सोल्व करते हो तो आपके पास में वैल्यू आती है आपके पास में 215, ठीक है, यानी कि कितनी संख्या बाद में 0.2, यानी कि ये आपके पास में ओम। इसको ये आंसर नहीं है 12, यानी कि 13 ऑप्शन में आंसर है, तो आपके पास में आ जाएगा 25.13 वाला इसका राइट ऑप्शन रहेगा, यानी कि ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा, बी नहीं, 15.70 भी नहीं, 29.38 भी नहीं, 17.53 भी नहीं, तो ए इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखो एसी परिपथ में प्रतिकारी शक्ति घटक का मान घटने के साथ किसका मान बढ़ता है। जब एसी परिपथ होगा तो उसमें शक्ति गुणांक का मान बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान नहीं, प्रतिबाधक नहीं, शक्ति गुणांक का मान बढ़ता है, सक्रिय शक्ति का भी नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग सी इसका राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, प्रत्यावर्ती धारा एसी परिपथ में विद्युत धारा का विरोध करता है, यानी कि एसी परिपथ में हमेशा ध्यान रखना प्रतिरोध भी, इंडक्टेंस भी, कैपेसिटर भी, ये एक्सएल की फॉर्म में, ये एक्सी की फॉर्म में, यानी कि ये प्रेरणी के प्रतिघात, धारित प्रतिघात की फॉर्म में विरोध करते हैं, यानी कि तीनों ही एसी फंडामेंटल में विरोध करते हैं, एसी धारा प्रवाहित होने पर बाधा उत्पन्न करते हैं। तो कौन सा है, प्रतिरोध भी है, धारित प्रतिघात भी है, यानी कि एक्सी भी है, प्रेरणी के प्रतिघात भी है, उपरोक्त सभी, डी इसका राइट ऑप्शन है। यानी कि एसी के मार्ग में धारा उत्पन्न करना प्रतिबाधा कहलाती है, यानी कि जैसे कि वह परिपथ जिसमें प्रतिरोध, इंडक्टेंस और कैपेसिटर के कारण धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न होता है वो प्रतिबाधा कहलाता है। प्रतिघात जब किसी एसी परिपथ में इंडक्टेंस और कैपेसिटर के कारण धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न होता हो, और डीसी में प्रतिरोध के कारण धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि एक आरसी श्रेणी परिपथ में कैपेसिटर का मान 50 माइक्रोफैरेड तथा प्रतिरोधक का मान 10 ओम है, जिसमें 250 वोल्टेज 50 हर्ट्ज के स्रोत से संयोजित किया जाता है, तो उस परिपथ में प्रतिबाधा का मान क्या होगा। यहाँ पे आपको दे दिया कि ये आपके पास में एक आरसी परिपथ है, ठीक है, ये आर है, आर का मान दे दिया 10 ओम और इसका दे दिया आपके पास में 50 माइक्रोफैरेड, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू दे दी आपके पास में यहाँ पे आपके सबसे पहले आपको निकालना है परिपथ में प्रतिबाधा निकालना है, तो यहाँ इसका प्रतिबाधा क्या होगा, जेड बराबर में, जेड बार बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास में आर स्क्वायर प्लस में एक्सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे आर तो दे रखा है लेकिन एक्सी कंप्लीट नहीं दे रखा क्योंकि केवल सी दे रखा है, तो एक्सी निकालने के लिए 1/2 पाई एफ सी, यहाँ क्वेश्चन में दे रखे हैं 2 गुणा पाई का मान कितना होगा 3.14, एफ का मतलब 50 और सी का मतलब कितना दे दिया आपके पास में 50 गुणा 10 की घात -6। अगर आप इसको सोल्व करते हो, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यू प्राप्त हुई, यानी कि 63.67 ओम प्राप्त हुई। अब यहाँ जेड में इसकी वैल्यू रखोगे, यानी कि आर की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर और अगला 63.67 का स्क्वायर, तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में आया 64.64, ठीक है ओम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, 63.7 नहीं 64.4 ओम राइट ऑप्शन है, 86 ओम भी नहीं 25.3 ओम भी नहीं, यानी कि बी इसका क्या है राइट ऑप्शन है, ठीक है। इससे अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक आरएलसी सर्किट में एक्सएल बड़ा है एक्सी से, तो कला कोण फाई का मान क्या होगा। ये तुम्हारे पास में एक आरएलसी परिपथ है, ठीक है। यहां पे अगर मैं मापांक की बात करूं, जेड मापांक की आरएलसी में, तो क्या होता है आर स्क्वायर एक्सएल माइनस में एक्सी का होल स्क्वायर, लेकिन इस कंडीशन में एक्सएल बड़ा है और एक्सी छोटा है तो इसको निगलेक्ट कर देंगे, एक्सी को निगलेक्ट कर देंगे, तो तुम्हारे पास में क्या हुआ जेड बार बराबर में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल।
ऐसे ही अगर मैं कोणांक की बात करूं तो tan इनवर्स एक्सएल माइनस में एक्सी बटे में आर, लेकिन यहाँ पे यही कंडीशन है, एक्सएल ज़्यादा है एक्सी से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाई बराबर में tan इनवर्स एक्सएल बटे आर, यानी कि पॉजिटिव रहा तो धनात्मक रहेगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? धनात्मक, ऋणात्मक नहीं, शून्य नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इससे अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको देखो। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज की एसी सप्लाई में एक कुंडली को संयोजित किया जाता है जिसका इंडक्टेंस 0.04 हेनरी तथा प्रतिरोध 16 ओम होता है, तो परिपथ में प्रेरणी के प्रतिघात। देखो इसने पूछा क्या है? एक्सएल पूछा है, और एक्सएल के लिए हमें क्या किस किस चीज की जरूरत है? 2 पाई का मान तो हमें पता है, एफ और एल की जरूरत है। तो यहाँ पे एफ दे रखा है इसने 50 हर्ट्ज और एल दे रखा है आपके पास में 0.04 हेनरी। अब देखो ना तो ये डाटा काम में लिया गया ना ही 16, तो आप कभी भी आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पूछा क्या गया है और उसमें क्या कौन से डाटे की उपयोगिता है, कौन कौन सा डाटा हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगले इसके क्वेश्चन सोल्व करें तो देखो 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 50 और L की जगह 0.04। अब इनका सॉल्यूशन करोगे, इनको किया 100 और इससे करोगे तो 4, यानी कि 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आया 16, यहाँ पे 5, इतना कितना हो जाएगा 12, यानी कि इतना ओम हो गया। अब ऑप्शन में देखते हैं 120.6 ओम ये नहीं है, 10.5 ओम भी नहीं है, 11.56 भी नहीं है, 12.57, यानी कि इसको हम लगभग 12.57 भी लिख सकते हैं। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, डी इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एसी सप्लाई की आवृत्ति का मान बढ़ने पर प्रेरणी के प्रतिघात पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एसी सप्लाई है यानी कि एक्सएल है, ओमेगा एल यानी कि एक्सएल 2 पाई एफ एल, यानी कि एक्सएल समानुपाती एफ, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो प्रेरणी के प्रतिघात का मान बढ़ जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। प्रेरणी के प्रतिघात का मान घटेगा नहीं, प्रेरणी के प्रतिघात का मान अप्रभावित रहेगा नहीं, प्रेरणी के प्रतिघात का मान अप्रत्याशित कमी हो जाएगी, ये भी नहीं। ए इसका क्या रहेगा? राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम एवं प्रेरकत्व 31.8 मिली हेनरी है जो 230 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज, ये भी 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज सप्लाई से संयोजित है, तो परिपथ में धारा। यहाँ पे बात करते हैं परिपथ की धारा की, तो देखो धारा से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम जेड निकालेंगे। ठीक है, जेड कैसे निकालेंगे? आपको दे रखा है, यानी कि आपके पास में क्या दे दिया? आर का स्क्वायर प्लस में एक्सएल का स्क्वायर। यहाँ पे इसको सोल्व करोगे, आपके पास में क्या है? आर कितना दे रखा है? 10 ओम दे रखा है। ठीक है, आर कितना दे रखा है? 10 ओम है, आर आपके पास में 10 ओम है। एल आपके पास में दे रखा है 31.8 मिली हेनरी, यानी कि 31.8 10 की घात -3 हेनरी। ठीक है, एफ आपको दे रखा है 50 हर्ट्ज, तो यहां से आप एक्स एल निकालोगे 2 पाई एफ एल, यानी कि 2 गुणा 3.14 10 की घात 50 और 3.18 गुणा 10 की घात -3। इसको सोल्व करते हो तो लगभग 9.964 ओम होता है, यानी अप्रोक्सीमेटली इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 ओम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मापांक निकालेंगे तो ये आपके पास में 10 का स्क्वायर प्लस में ये भी 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जेड क्या आ गया आपके पास में? 10√2 ओम हो गया। वोल्टेज तुम्हें दे रखा है, वी दे रखा है 230 वोल्ट, आई पूछा है तो V अपॉन में जेड बार, तो 230 वोल्ट बटे में 10 गुणा √2, ये कैंसिल आउट, यानी कि 23 बटे √2 का मान होता है 1.414। ठीक है, 414। इसको सोल्व करते हो तो आपके पास वैल्यू आती है 16.26, 25 आती है लेकिन इसको 26 एम्पियर मान सकते हो। तो 1620 एम्पियर भी नहीं, 1.62 एम्पियर भी नहीं, 16.26 एम्पियर इसका राइट ऑप्शन है, 62 एम्पियर भी नहीं।
ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक शुद्ध प्रेरक की परिपथ में अवशोषित शक्ति शून्य किस कारण से होती है? किस कारण से होती है भाई अवशोषित शक्ति? जब उसका पावर फैक्टर शून्य होगा उसी कारण से शून्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो देखते हैं ऑप्शन। धारा के प्रेरक के अवयव शून्य होने के कारण नहीं, धारा के सक्रिय अवयव अधिकतम होने के कारण ये भी नहीं है, परिपथ का शक्ति गुणांक शून्य होने के कारण, यानी कि सी इसका राइट ऑप्शन है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? सी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, जब एक श्रेणी RL परिपथ की सप्लाई वोल्टेज संयोजित किया जाता है तो R और L के मध्य वोल्टेज क्रम से 3 वोल्टेज 4 वोल्टेज, तब परिपथ में सप्लाई वोल्टेज का मान क्या होगा? देखो जब परिपथ में सप्लाई वोल्टेज का क्या मान होगा, यानी कि जब RL जुड़ा हुआ है, यानी कि ये R है ये L है, इस परिपथ में इस सप्लाई वोल्टेज का मान क्या होगा? यानी कि ये VR है 3 वोल्टेज, ये V ये है आपके पास में 4 वोल्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, यानी कि VR का स्क्वायर प्लस में VL का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया आपके पास में 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि √25, और √25 किसका होता है? 5। तो सप्लाई वोल्टेज कितना होगा? 5 वोल्टेज होगा। कितना होगा? 5 वोल्टेज। 7 वोल्टेज भी नहीं, ए ऑप्शन गलत है। 1 वोल्टेज भी नहीं, 3.5 वोल्टेज भी नहीं, डी इसका राइट ऑप्शन है 5 वोल्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, श्रेणी RLC परिपथ का क्यू फैक्टर। RLC का क्यू फैक्टर क्या होता है? देखो क्यू फैक्टर होता है आपके पास में प्रेरणी की प्रतिघात ω/L/R और प्रतिरोध दूसरा दारित्य प्रतिघात, ये भी हो सकता है। इसके बाद में अगर मैं इसकी फॉर्म की बात करूं तो 1/R√LC भी होता है, ये क्यू फैक्टर है। ठीक है, अगर वोल्टेज की फॉर्म में बात करूं क्यू की, तो तुम्हारे पास में होता है VL/V या VC/V, ये भी होता है। इनसे रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? Q बराबर 1/R/L/C, यानी कि ए इसका राइट ऑप्शन है। Q बराबर में R/L/C नहीं है, Q बराबर में 1/RC/L भी नहीं है, Q बटे में C/L भी नहीं है, यानी कि ए इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक AC परिपथ में वोल्टेज V 200 प्लस में J 40 वोल्ट, धारा I 30 माइनस में 40 एम्पीयर, परिपथ में सक्रिय शक्ति और प्रतिक्रिय शक्ति का मान। देखो जब सक्रिय शक्ति और प्रतिक्रिय शक्ति रखोगे तो V तो ऐसे कैसे, लेकिन I पे स्टार का मतलब प्लस या माइनस में कर दोगे, आइटा के साथ में जो भी काल्पनिक संख्या है वो प्लस में होगी वो माइनस हो जाएगी, और माइनस में होगी तो वो प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पे V की वैल्यू है आपके पास में 200 प्लस में J 40, और ये स्टार है, स्टार का मतलब इसको इंटरचेंज करना 30 प्लस में J 10। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, यानी कि आप इस 200 को इससे सोल्व करोगे तो कितना हो गया, ये 6000 प्लस में 200 को इससे किया तो 2000 J, अब प्लस में इसको किया तो 1200 J, अब 40 J को और 10 J से किया तो माइनस का प्लस का आएगा J स्क्वायर 400। लेकिन ध्यान रखना आइटा का मतलब क्या होता है, J का मतलब क्या होता है, रूट के अंदर -1, और J स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे ये माइनस का हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 600 प्लस 2000 J प्लस 1200 J और माइनस का 400। इनको सोल्व आउट करोगे तो आपके पास में 6000 में से 400 गया तो कितना बना, 5600। कितना अभी 5600, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस में 3200 J। ध्यान रखना रिएक्टिव पावर यानी कि P बराबर में Q प्लस में JS, यानी कि ये जो पावर है ये सक्रिय है, एक्टिव पावर है, और इसका मात्रक होगा वाट, और ये जो पावर है ये रिएक्टिव पावर है, और ये पावर कौन सी कहलाएगी, प्रतिकारक प्रतिक्रिया या प्रतिकारक रिएक्टिव पावर, और इसका मात्रक होगा वोल्ट एम्पियर रिएक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 5600 तो क्या हो गया वाट में हो गया, और 3200 क्या हो गया, यानी कि यहाँ पे P कितना हो गया, Q कितना हो गया आपके पास में,
यहाँ पे Q हो गया आपके पास में 5600 वाट, और S कितना हो गया आपके पास में 3200, और ये दोनों पॉजिटिव है तो कौन सा होगा, प्रेरकता। तो ऑप्शन देखो 6400 वाट प्लस 800 नहीं, दारित्य नहीं है, 6400 वाट 800 प्रेरकता भी नहीं है, 5600 वाट और 3200 दारित्य नहीं है यानी कि पॉजिटिव है, तो डी इसका राइट ऑप्शन है, 5600 वाट और 3200 वोल्ट एम्पियर रिएक्ट, यानी कि डी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, एक कलीय श्रेणी आरएल परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध की प्रतिबाधा का मान 4 ओम है जो कि वोल्टेज सप्लाई को संयोजन किया जाता है, तो परिपथ की क्या संभावना है। देखो ये था आपके पास में परिपथ, ये आर एल, इसमें अगर मैं मापांक की बात करूं तो ये तुम्हारे पास में ये हो जाता है आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। कोणांक की बात करूं तो tan इनवर्स एक्सएल बटे आर, लेकिन इसने बोला कि 4 ओम है तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 4/4, यानी कि tan इनवर्स 1 का मान कितना हुआ 45 डिग्री हुआ, और 45 डिग्री क्या करता है, हमेशा धारा वोल्टेज के क्या होगा, पश्चगामी होगा। तो धारा वोल्टेज अग्रगामी नहीं, यहाँ पे पश्चगामी होगा, धारा वोल्टेज के पश्चगामी बी इसका राइट ऑप्शन है, धारा वोल्टेज के 60 पश्चगामी नहीं, वो प्रयुक्त में से कोई, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक समांतर अनुनादी आरएलसी परिपथ में ओमेगा रेडियन पर सेकंड की आवृत्ति प्रदत्त किया जाता है, यदि परिपथ का शक्ति गुणांक, जो वो समांतर हो चाहे वो श्रेणी हो, तो उसका शक्ति गुणांक हमेशा ध्यान रखना क्या होगा, यूनिटी होगा, इकाई होगा, ठीक है, शून्य नहीं, इकाई, राइट ऑप्शन बी। अग्रगामी भी नहीं, पश्चगामी भी नहीं, अग्रगामी पश्चगामी अनुनाद की कंडीशन में बनते हैं पावर फैक्टर। अगली अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, एक श्रेणी आरएलसी परिपथ में 100 हर्ट्ज एक अनुनाद है, यदि धारिता को 4 गुना कर दिया जाए तो अनुनाद की आवृत्ति होगा। देखो पहली जो आवृत्ति है वो कितनी है 100 हर्ट्ज। अगर मैं पहली आवृत्ति की बात करूं तो 1 में अनुनादी आवृत्ति √L1 और C1, लेकिन इसने बोले सेकंड की यानी कि C2 कितनी होगी 4C1, ठीक है। तो मैं दूसरी अगर बात करूं RC2 यानी कि 1 में 2 पाई √L और 4 की जगह 4C1, यानी कि यहाँ पे FR2 क्या हो जाएगी आपके पास 1 में 2 पाई, यहाँ पे मैं 2 बाहर ले लिया इस रूट से, तो ये रूट में क्या बन जाएगी आपके पास में L1 और C1। यहां तक का जो मान है वो आपके पास में क्या हो गया सेकंड आवृत्ति में, यानी कि FR1/2, और FR1 की जो अनुनादी आवृत्ति वो कितनी है 100 हर्ट्ज है, तो और बटे में 2 तो कितनी हो जाएगी 50 हर्ट्ज। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, इसका राइट ऑप्शन रहेगा ए, यानी 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज भी नहीं, 200 हर्ट्ज भी नहीं, 400 हर्ट्ज भी नहीं, यानी कि ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समांतर अनुनादी परिपथ में प्रतिबाधा। देखो जो प्रतिबाधा होती है समांतर में वो हमेशा ध्यान रखना मैक्सिमम, ठीक है, और करंट होगी वो क्या रहेगी मिनिमम, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। यहाँ पे जेड की फॉर्म में दे देते हैं, यानी कि जेड मिनिमम और 1/y क्या हो जाएगी मैक्सिमम, ठीक है, ये y की फॉर्म में आता है समांतर में, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, शून्य नहीं, अधिकतम बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा, न्यूनतम भी नहीं, अनंत भी नहीं। और धारा की बात कर दें तो धारा न्यूनतम रहेगी समांतर में, और श्रेणी में धारा अधिकतम रहेगी और इम्पीडेंस क्या रहेगा न्यूनतम रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक श्रेणी क्रम परिपथ में R 4 ओम, XL 12 ओम, XC 9 ओम एवं 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई, तो शक्ति की गणना कीजिए। शक्ति सबसे पहले तो हम जेड बार की बात करेंगे, आरएलसी परिपथ है, श्रेणी क्रम में है, तो आर का स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस में एक्सी का स्क्वायर, ये माइनस है भैया, ठीक है। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस में 12 माइनस में 9 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और ये 3 का स्क्वायर कितना 9, यानी कि 25 यानी कि √5 क्या हो गया 25 का वर्गमूल है, निकालोगे तो 5, ठीक है।
5 आ गया। ठीक है, अब इसने बोला कि जो करंट निकालेंगे I बराबर में क्या निकालेंगे, V अपॉन में Z बार। तो V कितना है आपके पास में 200 और Z बार कितना है 5, यानी कि 40 आ गई, 40 एम्पियर। अब पावर की बात की, P बराबर में आपकी 6, I स्क्वायर R से निकाल दो, P बराबर में V स्क्वायर बटे R से निकाल दो, आपकी 6। देखो दोनों फॉर्म में निकाल के बताते हैं। 40 का स्क्वायर, R बराबर में 4 तो कितना हो जाएगा, यानी कि 6400 वाट। इस फॉर्म में निकालोगे तो 200 गुणा में 200 और बटे में 4 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास। ऑप्शन सेम आएगा, आप कोई से भी निकाल लेना, ऑप्शन दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, इसका राइट ऑप्शन है आपके पास में 6400 वाट। ए इसका राइट ऑप्शन है। 8000 भी नहीं, 14400 भी नहीं, 19200 भी नहीं। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है आपको। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक फैरेड कैपेसिटर का रिएक्टेंस क्या होगा जब उसे डीसी परिपथ में संयोजित किया गया हो। देखो सी बराबर में दे दिया कि 1 फैरेड। ठीक है, आवर्ती डीसी की 0 हर्ट्ज होती है। अब बोलता है रिएक्टेंस क्या होगा, एक्सी बराबर में 1 अपॉन में 2 पाई एफ सी। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 1 अपॉन में 2 पाई, ऐसे कैसे छोड़ दिया, एफ की जगह 0 और सी की जगह 1। अगर किसी में भी 0 को भाग दोगे तो अनंत आएगा, यानी कि रिएक्टेंस क्या होगा, अनंत होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। 1 ओम भी नहीं, 0.5 ओम भी नहीं, 0 ओम भी नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आरएल श्रेणी क्रम परिपथ में आरोपित वोल्टता एवं परिपथ में धारा के मध्य कला अंतर बढ़ जाए तो क्या बढ़ेगा भाई, यानी कि आरोपित वोल्टता और कला अंतर बढ़ जाए तो क्या बढ़ेगा, इंडक्टेंस बढ़ेगा, एक्सएल क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इस फॉर्म में फाई बराबर में क्या हो गया, tan इनवर्स एक्सएल बटे में आर। ठीक है, यानी कि tan फाई बराबर में क्या हो जाएगा, एक्सएल बटे आर। अगर एक्सएल बढ़ा रहे हो तो ये फाई भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो यानी कि क्या बढ़ेगा आपके पास में, इंडक्टेंस बढ़ेगा, प्रेरक की इंडक्टेंस यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा। ए इसका राइट ऑप्शन है। आर बढ़ेगा, आर नहीं बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, एक्सएल कम होगा तो ये भी कम होगा, कौन भी कम होगा, सप्लाई आवृत्ति कम होगी, ये भी नहीं। इसी के साथ प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।